देश के मौजूदा महामहिम रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है। बीते 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ लिया था। भारत में राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं। चुनाव आयोग ने देश में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी होगी। 29 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को संपन्न होगी। चूंकि 25 जुलाई 2022 को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति का रिक्त पद भरने के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। वैसे हमारे देश में राष्ट्रपति केवल एक नॉमिनल होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही रियल सरकार माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति की भी अपनी शक्ति होती है जो इन्हें खास बनाता है, क्योंकि किसी भी विधेयक पर अंतिम रूप से मुहर हमारे राष्ट्रपति का ही होता है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में कैसे होता है, देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं दूंगा। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियां उतनी नहीं होती है जितना कि प्रधानमंत्री का। इसका सीधा सा जवाब यह है कि प्रधानमंत्री को जनता सीधे अपना वोट डालकर चुनती है, जबकि राष्ट्रपति को जनता सीधे वोट डालकर नहीं चुनती है। यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, वही राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टोरल कॉलेज के तहत होता है। अब आप यह कहेंगे कि यह इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, तो इस वीडियो में बने रहें। हर एक तथ्यों पर मैं आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या अर्हता या क्या क्वालिफिकेशन होती है। देश का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और बन सकता है, बशर्ते कि वह उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य होना चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी उक्त सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं किया होना चाहिए। हालांकि उम्मीदवार किसी भी राज्य के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ या किसी राज्य के मंत्रियों का पद धारण कर सकता है, वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा। इसके अलावा उम्मीदवार मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यह तो थी राष्ट्रपति बनने की क्या अर्हता होती है या फिर योग्यताएं होती है। राष्ट्रपति का पद का चुनाव के लिए आवश्यक योग्यताएं हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत पूर्ण की जाती है। अब आपको बताते हैं कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति पद की दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करना होता है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को इसके लिए 15,000 रुपए से अधिक जमा करने होते हैं और 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की एक हस्ताक्षर की हुई सूची को जमा करनी होती है। प्रस्तावक और समर्थक राष्ट्रपति चुनाव 2022 में मतदान करने के योग्य निर्वाचकों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने योग्य व्यक्ति केवल एक ही उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव या समर्थन कर सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित सभी विधायक अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तो वही सभी निर्वाचित सांसद राज्यसभा और लोकसभा में वोट करते हैं। वोट डालने के लिए निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित विधायकों को मत पत्र दिए जाते हैं। सांसदों को हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग का पत्र दिया जाता है। उन्हें विशेष पेन भी दिए जाते हैं जिसका उपयोग वे अपने वोट रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक मत पत्र में उन सभी उम्मीदवारों का नाम होता है जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं। निर्वाचक प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अपनी वरीयता को इंगित करता है। जिस उम्मीदवार को वे राष्ट्रपति के रूप में सबसे अधिक पसंद करते हैं उनके लिए 1 नंबर चुनते हैं, जबकि उस उम्मीदवार के लिए 2 जो उनकी दूसरी वरीयता होती है, और इस तरह अन्य वरीयता का चुनाव भी निर्वाचक करता है। इसके बाद तीसरा काम वोटिंग के बाद विधायकों के मत पत्रों को राज्यवार इकट्ठा कर प्रत्येक उम्मीदवार की ट्रे में डाल दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पिछले राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो यदि उत्तर प्रदेश के किसी विधायक ने रामनाथ कोविंद को अपनी पहली वरीयता के रूप में चिन्हित किया था, तो विधायक का मत पत्र कोविंद की ट्रे में गया होगा। फिर इसी प्रकार संसद सदस्यों के मत पत्रों का वितरण किया जाता है। उदाहरण के लिए जिन सांसद ने पिछले चुनाव में मीरा कुमार को अपनी पहली वरीयता के तौर पर रखा होगा, वो उन सांसदों के सभी मत पत्र मीरा कुमार की ट्रे में गए होंगे। अब आपको बताते हैं कि वोटों की गिनती कैसे की जाती है। वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। 2 राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसी आबादी को देखी जाती है और उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या देखी जाती है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने हुए विधायक की संख्या से बांटा जाता है
और फिर उसे 1000 से भाग दिया जाता है। अब जो आंकड़ा आता है वही उस राज्य के वोट का वेटेज होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में 402 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की जनसंख्या साल 1971 की जनगणना के अनुसार 83,84,99,005 है। इस हिसाब से यहाँ के एक विधायक के मत पत्र का मूल्य 208 है। वहीं अगर सिक्किम की बात करें तो यहाँ सबसे कम लगभग 17 है। वहीं किसी भी सांसद राज्यसभा लोकसभा के मत पत्र का मूल्य 708 होता है। इस तरह वोटों के मूल्य के आधार पर वोट की गिनती की जाती है। अब आपको बताते हैं कि विजेता कैसे घोषित की जाती है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव का विजेता वह व्यक्ति नहीं होता है जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, बल्कि वह व्यक्ति होता है जिसे एक निश्चित कोटे से अधिक मत प्राप्त होता है। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों को जोड़कर योग को 2 से विभाजित करके और भागफल में 1 जोड़कर कोटा को तय किया जाता है। अब जो भी उम्मीदवार कोटा से अधिक वोट प्राप्त करता है तो वह विजेता होता है। यदि किसी को कोटे से अधिक वोट नहीं मिलते हैं तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को राष्ट्रपति की रेस से हटा दिया जाता है और हटाए गए उम्मीदवारों के मत पत्र उन मत पत्रों में दूसरी वरीयता पसंद के आधार पर शेष उम्मीदवारों के बीच वितरित किए जाते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए उन मतों की गिनती की प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है ताकि यह देखा जा सके कि कोई तय कोटा से ऊपर मत पा सका है या नहीं पा सका है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि किसी का वोट कोटा से अधिक तक नहीं पहुंच जाता है या जब तक लगातार निष्कासन के बाद सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बच जाता है और तब तक उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में विजेता घोषित किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ी जटिल प्रक्रिया के तहत गुजरता है, लेकिन हम आशा करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि अगले राष्ट्रपति के रूप में किसका चेहरा सामने आता है। क्या उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का प्रमोशन होता है या फिर कोई अन्य व्यक्ति इस पद की गरिमा को बढ़ाते हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से अलग अलग उम्मीदवार उतारे जाएंगे। हालांकि मौजूदा माहौल में बीजेपी का पलड़ा राष्ट्रपति चुनाव में भारी माना जा रहा है। अगर बीजेपी की ओर से बात की जाए तो राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, तेलंगाना का राज्यपाल टी सुंदरराजन, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम चर्चा में चल रहे हैं। और बात करें विपक्ष की तो उधर भी कई नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार का नाम चर्चा में चल रहा है। वहीं एनसीपी की ओर से शरद पवार का नाम भी सामने आ रहा है। अगर इन नामों पर कोई सहमति नहीं बनती है तो फिर टीएमसी भी अपना कैंडिडेट मैदान में उतार सकती है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सभी पार्टियां इस मुद्दे पर अपने पत्ते खोल देंगे। अब देखना यह है कि पक्ष की ओर से कौन राष्ट्रपति का उम्मीदवार भेजता है और कौन विपक्ष की ओर से उम्मीदवार भेजता है। हालांकि बिहार से कुछ महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन फिर यह शोर थम गया। अब फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम राष्ट्रपति पद के लिए आ रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।